The Congress has still not come to terms with the Haryana twist, a stunning win for the BJP, a result that the Congress is not coming to terms with. Rahul Gandhi has called it unexpected. I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo Story. Today we take you deep inside the BJP's campaign to win Haryana, to retain it for a consecutive third term. How did the BJP do this at a time when pollsters and political pundits alike were writing it off in the state and arguing that there was a wave of anti-incumbency against the BJP? Did they all get it wrong? Or did the BJP apply its mighty skills of micromanagement and strategic moves that eventually checkmated the Congress party? Even as the BJP celebrates, the Congress has been jolted by what has happened in Haryana. Was infighting and Kumari Sailaja's disquiet very publicly expressed one of the factors? Was it overconfidence by Bhupinder Hooda? Was it the perception among the voters that one community and one family would dominate, leading to a counter-caste consolidation? These are the questions that are mounting even as Rahul Gandhi tried to mediate between Kumari Sailaja and Bhupinder Hooda. And joining me now is the man of the moment for the BJP, the senior leader who is in charge of the Haryana campaign, Dr. Satish Punia. नमस्कार सर, और आपको बहुत 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 बधाई। सबसे पहले नमस्ते, और बिल्कुल सच बताइएगा, क्या आप सरप्राइज थे जब इस तरह के रुझान आए, रिजल्ट आए? वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? मतलब क्या इमोशन थी जब आपने देखा कि आपकी पार्टी तीसरी बारी सरकार बनाने जा रही है एट अ टाइम में सबकी पंडितों ने भी और पोस्टर्स ने भी कह दिया था कि आप हारेंगे? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और सरप्राइज उस रूप में तो कतई नहीं था, क्योंकि मेंटली हम लोग इस बात के लिए प्रिपेयर थे कि हम कांग्रेस से बराबर की टक्कर ले रहे हैं। इसके पीछे का बैकग्राउंड है, मैं कई बार मेरे मीडिया के साथियों को भी शेयर करता हूं कि बीजेपी के इस चुनाव, हरियाणा के चुनाव को बहुत लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया। हमारे भरोसे का एक कारण था। हालांकि जब रिजल्ट आते हैं तो जैसे क्रिकेट में नहीं होता, कुछ लोग किसी लकी उसका इंतजार करते रहते हैं, कुछ साथ में ताबीज रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो हम लोग टीवी थोड़ा लेट ऑन करते हैं। जो बाकी जो चीजें आ रही थी वो लगता था कि पोस्टल बैलेट खुलेगा, ईवीएम थोड़ा लेट खुलती है, उसके बाद वो चीजें आती हैं। तो जो मीडिया पे जो दिखाया जा रहा था, मैंने बाद में उसको रिवर्स करके देखा तो एक्साइटमेंट जैसा लग रहा था। लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है, हरियाणा की कहानी तो ये है कि हरियाणा का बैकग्राउंड हमेशा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कांग्रेस के खिलाफ रहा है, बहुत अरसे तक, देवीलाल जी से लेके बंसीलाल जी तक, फिर बीजेपी में शामिल है 14 से 24 तक। उसके दौरान जो चीजें रही तो लोगों ने प्रचारित की कि एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ एजिटेशन है, पहलवानों का, जवानों का, किसानों का, संविधान, ये सब चीजें। तो ये लोकसभा के दौरान डराती थी। लेकिन लोकसभा के दौरान मुझे जब केवल 22 दिन मिले थे और मैं जब जमीन पर गया तो एक चीजें साफ नजर आ रही थी कि जो एक बड़ा साइलेंट वोट है वो बीजेपी के साथ ठीक तरीके से पोलराइज और पड़ेगा। लोकसभा की जो कमी थी वो केवल इतनी पकड़ में आई थी कि हमारा अपना वोट पोलिंग स्टेशन तक गया नहीं था, जिसको दुरुस्त करना था। तो आप लोकसभा को लोगों ने कहा कि बीजेपी ने 5 सीटें हारी हैं। मैंने उल्टा कहा कि हमने 5 सीटें जीती हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये कहते थे कि वहां कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, एंटी इनकम्बेंसी है, एजिटेशन है। 5 सीटें जीती, और 5 सीटों का जब एनालिसिस आप सेगमेंट वाइज करेंगे, असेंबली वाइज, हम 44 पर लीडिंग थे। यानी हरियाणा का पिछले 10 वर्षों का बीजेपी का ये सबसे बुरा चुनाव था, और उसमें 44 पे लीड कर रहे हैं। वो मेरे भरोसे का कारण था, और उसके हिसाब से फिर हमने एक माइक्रो मैनेजमेंट की वर्किंग करी, एक सैंपल किया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बहुत लंबे से आपसे साझा नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त का अपना एक मर्यादा होती है। लेकिन लोकसभा की जो चीजें थी उसमें एनालिसिस इतना ही था। एक तो कैंडिडेट्स, लोग कहते थे कि यदि बीजेपी कुछ और बेहतर कैंडिडेट देती और अच्छे कर सकते थे, नंबर 1। दूसरा, बीजेपी का वोट पोलिंग स्टेशन पर नहीं गया, उसको दुरुस्त करना था। तीसरा, पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था उसको चार्ज करना था। तो कुल मिलाकर एक सहमति तैयार करनी थी। बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग नहीं होती थी, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं समझता हूँ एक जो अल्टीमेट सी बात है कि संगठन ठीक किया, मैनेजमेंट को ठीक किया, कैंपेन ठीक हुआ, स्ट्रेटेजी हम लोगों ने प्लान की, और वही जीत का कारण बनी।
सतीश जी, ये बताइए कि आपने मनोबल की बात की एक ऐसे समय पे जब एग्जिट पोल, सिफोलॉजिस्ट, पत्रकार सभी कह रहे थे कि बीजेपी तो ये चुनाव हारेगी, और आप लोगों ने नए चेहरे भी लाए, इनफाइटिंग का भी डर था, कुछ इनफाइटिंग हुई भी, अनिल विज जैसे जो नेता थे उन्होंने अपने बयान दिए पब्लिक में। तो ये जो एक मोराल जिसको कहते हैं, पार्टी का मोराल बनाना, जब आसपास सब लोग कह रहे हैं कि आप तो ये चुनाव हारने वाले हैं, वो कैसे किया? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जब 100 मीटर की रेस दौड़ी जाती है तो आदमी बहुत तेजी से दौड़ता है। हम्म। 400 मीटर की रेस में जब एकदम से 100 मीटर की तरह दौड़ते तो हाफ जाते हैं। कांग्रेस 400 मीटर की 100 मीटर की रेस कर रही थी और हम लोग 400 मीटर की कर रहे थे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लगभग ऐसा ही था ये केस। तो कांग्रेस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी, उनको लगता था कि जलेबी तैयार है कि सिर्फ बाइट करनी है। हम लोग साइलेंटली काम कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि हमें लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया। तो मैं आज ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे लिए वो ठीक था कि मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, हमारी टीम को डिस्टर्ब नहीं किया। और जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कुल मिलाकर ऐसे इलेक्शन में, जिसमें एक तो चारों इंचार्जेस की हमारी जो आपस की जो एक वेवलेंथ थी वो बहुत अच्छी थी, और उसको ठीक से डायरेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तीनों ने हम लोगों को टाइम टू टाइम कुछ चीजों को ठीक से फीडबैक दिया, उसको हम लोगों ने दुरुस्त किया। हरियाणा की जो टीम थी, जैसे आपने विज साहब का, बाकी लोगों का भी जिक्र किया, तो हर स्टेट में हर लीडर का कहीं ना कोई अंदाज होता है, पर वो पार्टी की लाइन से बाहर जाने वाले लोग नहीं थे। जैसे कांग्रेस के भीतर उसके उलट था। हमारे यहाँ नायब सैनी बीजेपी का फेस था, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन नायब सैनी की एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी वो कमाल की थी, जो लोगों ने उसको भी अंडर एस्टिमेट किया। दूसरी तरफ बहुत स्टॉलवर्ट थे, हुड्डा थे, शैलजा थी, सुरजेवाला थे। तो कांग्रेस में लीडरशिप का जो आपस का कन्फ्लिक्ट था, ऐसा लग रहा था कि बारात भी गड़बड़ है और दूल्हों में भी कोई फैसला हुआ नहीं। हमारे यहाँ बिल्कुल चीजें साइलेंटली एकदम सारी चीजें हो रही थी ठीक से। वो हमारे भरोसे का कारण था। पर विज जी भी तो बोले कि वो भी मुख्यमंत्री के कंटेंडर हैं। लेकिन एक बात और सोचिए, उन्होंने जब कहा, उन्होंने इलेक्शन से पहले ये बात कही, तो मैंने आप जैसे मित्रों से साझा किया कि विज जी की बात को दूसरे तरफ से गौर कीजिए। विज जी की बात को ये गौर कीजिए कि बीजेपी आ रही है, यानी उनका कॉन्फिडेंस ये कहता है कि बीजेपी आ रही है तभी ना मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम्म। वो जो एक कॉन्फिडेंस हमारे लीडर्स का था, वो सीधे तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा था उनके बयानों से। ये अब एनालिसिस चल रहा है और मुझे लगता है इसमें कुछ सच्चाई भी है, पता नहीं आप सहमत होंगे या नहीं, कि जहां पे कांग्रेस का एक परसेप्शन बन गया कि एक जाति और एक परिवार की डोमिनेशन रहेगी, जैसे किसी जमाने में उत्तर प्रदेश को लेकर यादव की बात होती थी, या बिहार में अभी भी एक आरजेडी के लिए चैलेंज है कि जो एक एसोसिएशन था जंगल राज और एक कम्युनिटी का, उसको कैसे वो परसेप्शन फाइट करे। तो यहाँ पे कांग्रेस के लिए वो एक परसेप्शन प्रॉब्लम बन गया और बीजेपी ने बहुत कॉन्शियसली नॉन जाट कंसोलिडेशन पे फोकस दिया। नायब सिंह सैनी भी एक ओबीसी लीडर है, तो आपने एक रिस्क भी लिया टू मेक अ नॉन जाट द चीफ मिनिस्टर, एंड यू वर वेरी फोकस्ड ऑन द नॉन जाट काउंटर कंसोलिडेशन। इस थियोरी से आप किस हद तक सहमत है? देखिए, कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, सभी कहते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा कि वो स्पेसिफिक जातियां कुछ उस तरीके से, कुछ पंथ, कुछ जातियां उनके साथ में होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें हर स्टेट में बदलाव आया है। बीजेपी की सक्सेस इस चुनाव में ये है कि वो जो आपने जाट और नॉन जाट की बात कही, वो एक तरीके के कांग्रेस का फैलाया हुआ एक इस तरीके का भ्रम था, वो अब इस बात में टूटा है कि हम बाडड़ा जैसी क्रूशियल सीट जीतते हैं, दादरी हम जीतते हैं, यानी जाट लैंड की अच्छी जाट सीटें हम जीतते हैं, इसराना हम लोग जीतते हैं। उसका साफ तौर पर ये है कि देखिए, एक तो हरियाणा में भी ये मिथक था और ये चर्चा थी कि हरियाणा उसी को मैंडेट देता है जिसकी दिल्ली में सरकार होती है। आपने भी अक्सर सुना होगा, कहा भी होगा। तो एक तो हरियाणा का मिजाज दिल्ली के मिजाज से मेल खाता है, यानी उनको बहुत ताल्लुक दिल्ली से होता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ तो दिल्ली के कारण हुआ, 152D बना तो दिल्ली के कारण बना, उसकी अहमियत वो समझते हैं। तो वोटर्स में भी कई तबके होते हैं, कम्युनिटीज में भी कई तबके होते हैं, शेड्यूल कास्ट में भी क्लासिफिकेशन था, जाट्स में भी था, दूसरी दूसरी जातियों में भी था। तो इसलिए कई चीजें ऐसी थी कि यदि उसको बहुत माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो इसमें कास्ट बैरियर भी टूटा इस चुनाव में। आप यदि देखेंगे तो इसमें बीजेपी को एक अच्छा वोट शेयर जाट्स का मिला है। लेकिन अगर आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो दलित वोट को आप किस रूप से देखते हैं? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक तरफ कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की नेता हैं, दलित लीडर हैं, उन्होंने ये छुपाने की कोशिश नहीं की कि उनको लगा कि पार्टी ने उनके साथ ठीक नहीं किया।
लेकिन दूसरी ओर एक अशोक तंवर जो कांग्रेस के थे, फिर आपके पास आए, फिर वापस चले गए बिल्कुल एन वक्त पर कांग्रेस के पास। ऐसा लगा कि शायद शैलजा को चेकमेट करने के लिए वो पूरा एक तरह से फैसला लिया गया। दलित वोट डिवाइड हुआ। दलित वोट का रिस्पॉन्स आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो जो लोकसभा के दौरान कुछ मुद्दों की जो इंटेंसिटी थी वो विधानसभा आते आते कम होगी। जैसे संविधान को, आरक्षण को लेके जो एक भ्रम था उसको टूटा। जी। दूसरी बात यह कि जो बीजेपी की जो पॉलिसीज रही, मोदी सरकार की जो पॉलिसी रही, वो बहुत जमीनी तौर की थी, जिसमें जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान आवास, इसमें वो तबका था जिसको लाभ मिला। मकान बना हुआ दिख रहा है, वो लोगों ने एडमिट किया। कुछ कन्वर्ट हुआ, कुछ वोट में नहीं हुआ। जो हम लोग बेनिफिशरीज को टच करने की बात करते थे कि हम लोग बेनिफिशरीज को वोट में कन्वर्ट करेंगे, कुछ सफल हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग न्यूट्रल रहे। लेकिन कम्युनिटीज में भी तीन तरीके के वोट होते हैं। एक एग्रेसिवली आपके साथ होता है, एक मॉडरेट होता है, एक आपके खिलाफ होता है। तो एक जब जो साथ वोट होता है उसका कुछ प्रतिशत हमारा कम होता था। मॉडरेट वोट जो था, जो आपने अभी शैलजा की बात कही है, हर कम्युनिटी का एक एस्पायरेशन होता है कि हमारी कम्युनिटी का लीडर लीड करे, उसको पोजीशन मिले। शैलजा भी उनमें से एक थी। और मुझे ये कहने में परहेज नहीं है कि हमारी जीत के, हालांकि मैं तो बार बार यही कहूंगा और मुझे लगता भी है क्योंकि मैंने भीतर सारी चीजें देखी है, तो हम अपनी खूबी पर आए हैं। जो माइक्रो मैनेजमेंट था वो बड़ा कारण है। लीडर की जो हमारे जो पिछले 10 साल की सरकार के कुछ कामकाज की जो पॉजिटिविटी थी वो एक कारण रहा है। केंद्र सरकार की अहमियत रही है। लेकिन शैलजा का जो सेंटीमेंट था, वो जो लोअर कास्ट में वो जो एस्पायरेशन था, उसमें लगता था कि ताले की चाबी हुडा के पास में है और इसलिए हमारा नंबर इस बार नहीं आएगा। वो कांग्रेस का जो एक प्रो जो कांग्रेस वोट था वो नाराज भी था और कुछ हमारे साथ आया भी। आपने ये भी कोशिश की रिस्की डिसीजंस लेकर, अपनी जो एक एंटी इनकम्बेंसी किसी भी पार्टी को झेलनी पड़ती है। यू टुक सम बोल्ड, यू मीनिंग द पार्टी टुक सम बोल्ड डिसीजंस। मिस्टर खट्टर को रिप्लेस किया गया, ही वाज नॉट द फेस ऑफ द कैंपेन। सिटिंग जो एमएलएस थे उनको रिप्लेस किया गया। इसका मतलब एक तरह से आप एक्नॉलेज करते हैं, या आपको शायद करना पड़ेगा, कि कुछ नाराजगी थी बीजेपी के साथ, क्योंकि अगर नहीं होती, जो कांग्रेस की 11% वोट शेयर में एक इंक्रीज आया है, वो नहीं आता। द कांग्रेस फेलियर वाज टू कन्वर्ट दैट वोट शेयर इनटू सीट्स। द बीजेपी वाज मच बेटर एट दैट। पर क्या आप मानते हैं कि जहां तक, चलो संविधान की बात आपने कहा कि वो ठंडा पड़ गया थोड़ा मामला, लेकिन पहलवान, किसान और जवान, अग्निवीर स्कीम के बारे में जैसे कहा जाता है, वो मुद्दे बने? क्योंकि अगर वो मुद्दे नहीं होते तो ये जो कांग्रेस का इतना बड़ा वोट शेयर में इंक्रीज है, आप लोगों का 3% से थोड़ा ज्यादा, उनका 11%, वो कैसे होता है? देखिए, हो सकता है कैंडिडेट्स के बारे में भी, और एक तो उनको जो फायदा मिला, जो आपने कहा। हालांकि मुख्यमंत्री बदलना ये कोई एक्सेप्शन केस नहीं है कि केवल हमने ही किया है, देश दुनिया में हर जगह होता है। उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन एक संतुलन बीजेपी ने रखा बड़ी इंटेलिजेंटली कि मनोहर लाल जी को दिल्ली में रिप्लेस किया, उनको अच्छी मिनिस्ट्री दी, तो उनकी कम्युनिटी में भी एक भरोसा था। पार्टी के भीतर भी उनके समर्थक वर्ग में बहुत मतलब इस तरीके की नाराजगी नहीं थी। वो सेटल हो गया। उनका अनुभव हमने चुनाव में काम लिया, नायब सैनिक की ऊर्जा हम लोगों ने काम ली। लेकिन कुछ चीजें ऐसा होता है, उसमें मुझे ये एक्सेप्ट करने में परहेज नहीं है कि लगातार जब एक पार्टी रूल करती है तो जनरेशन भी बदलती है, उनके इश्यूज अलग होते हैं। लेकिन वो जो नायब सैनिक को बनने के बाद जो सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, सरकारों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसकी तीव्रता कम होगी, इंटेंसिटी उसकी कम होगी। उस फेस को एक्सेप्ट किया, उसकी एक्सेसिबिलिटी थी, सहज था, कुछ चीजें उन्होंने करी, उस पर भरोसा दिया। जैसे आपने अग्निवीर का किया, हमने संकल्प पत्र में कहा कि हम 100% अग्निवीर को जॉब देंगे, वो गारंटी दी हमने, और उसको पूरा करेंगे। तो इससे लोगों में भरोसा हुआ था। कांग्रेस को जो वोट पर शेयर बढ़ा है वो एक अपकमिंग पार्टी का एक फायदा हुआ कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, तो ये इतना जो एज है, इतनी जो शेयर है, वो नेचुरली बढ़ जाता है। उस जगह वो मजबूत भी थे, इसमें भी नो डाउट। जो हुडा की अपनी टर्फ थी, रोहतक है, झज्जर है। हालांकि ये बात अलग है कि हमने हुडा जी को उनके ससुराल में हरा दिया। हुडा जी तो आई थिंक वाज रिड्यूस्ड टू टीयर्स। सबसे ज्यादा शॉक तो वही लग रहे थे मुझे। लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है इस रिजल्ट को। हुडा जी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे, जयराम रमेश ने रिजल्ट के दिन कहा वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस रिजल्ट।
राहुल गांधी ने कहा ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, हम चुनाव आयोग के सामने अपने कैंडिडेट्स की कंप्लेन रखेंगे। ईवीएम की बात दोबारा दोहराई गई है, बात की गई है कि कुछ ईवीएम्स में बैटरी 99% पर थी, ये अजीब सी बात है। इस सब पे आप क्या कहेंगे? मैं खुद सरप्राइज हूँ कि आदमी को दोष दे सकते हैं, संस्था को दे सकते हैं, आइडियोलॉजी को दे सकते हैं, लेकिन ईवीएम की बैटरी दोषी कैसे हो सकती है कांग्रेस की हार में? ये तो उनको सोचना पड़ेगा कि वो खुद की बैटरी चेक करें। खुद की बैटरी का जहां तक सवाल है तो राहुल गांधी इतने इन्वॉल्व नहीं थे इस बारी कैंपेन में, लेकिन पीएम साहब भी नहीं इतनी रैलीज नहीं की जितनी 2014 में की थी। 4 रैलीज की मोदी जी ने और 2014 में 10 की थी। ये क्या एक कॉन्शियस डिसीजन था टू नॉट मेक द प्राइम मिनिस्टर द फेस ऑफ दिस कैंपेन? क्योंकि शायद आपको भी लग रहा होगा कि बहुत टफ कैंपेन होने जा रहा है, इसके नतीजे पता नहीं क्या होंगे। देखिए, एक तो हम लोगों ने गौर करेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में इस पूरे गैप के दौरान लगभग 70-80% असेंबली सेगमेंट में हम लोग रिलीज कर चुके थे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लीडर्स की। और इस बार मोटे तौर पर अब तो क्योंकि सब रिजल्ट सब चीजें आ गई, जब देखिए कोई बड़ी रैली कोई होती है तो उसकी प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। चुनाव में समय कम था, प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, देने वाले भी थे, लेकिन हमने पूरे हरियाणा के चारों हिस्सों पे, 4 कोनों पे 4 बड़ी रैलियां करी, पूरी ताकत लगा के करी और असेंबलीज का क्लब लगा के करी। एक एक जगह हमने 22-22 कैंडिडेट को उनके मंच पे खड़ा किया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की रैली का जो मैसेज देना होता है, जो पॉजिटिविटी उनकी रैली से आती है, वो हम लोग ऑलरेडी सिक्योर कर चुके थे। उसके बाद में खुद गृह मंत्री जी इलेक्शन के डिक्लेरेशन से पहले काफी रैलीज कर चुके थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत सारी जगह संगठनात्मक और टाउन हॉल किस्म के कार्यक्रम हो चुके थे। पैरेलली योगी जी को काफी जगह उनकी रैली हो चुकी थी, राजनाथ सिंह जी की, नितिन गडकरी जी की, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक रखते हैं तो हरियाणा में उसकी एक अपील थी। तो कुल मिलाकर जो एक कॉम्बिनेशन था अलग अलग पार्ट पे, हमने उसको बैलेंस किया। हमने समय भी जाया नहीं किया और एक स्ट्रेटेजी के कारण ही किया। संगठन की आपने बात की और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि कांग्रेस का को शायद फेस करना पड़ा है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस हैं। आपके संगठन को मजबूती आरएसएस वर्कर्स कार्यकर्ता के सहयोग से भी मिलती है और माना जाता है कि इस बारी हरियाणा में जमीन पर आरएसएस का भी एक बड़ा रोल रहा। आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, 14 से पहले बीजेपी पूरी 90 सीटों पर लड़ना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम अलायंस में लड़ते थे और मर्सी पे होते थे। जो हमारा अलायंस पार्टनर होता है वो जितनी सीट देता था उतनी लड़ते थे जी। तो सब जगह कमल का फूल पहुंचे, ये भी बड़ा टास्क था। 14 में पहली बार लड़े और 14 में भी बड़े अच्छे तरीके से 47 सीट्स हम लोगों की आई थी, हमारा भरोसा बढ़ा। 14 से 24 के बीच में बीजेपी का जमीनी स्तर पर संगठन शुरू हुआ। इन 10 वर्षों में हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से हरियाणा के हर हिस्से में पहुंच गए। मान लीजिए मेवात भी है, हमें वोट नहीं मिलता, हम जीतते नहीं है, लेकिन मेवात के हर कोने तक बीजेपी का बूथ अध्यक्ष मिलेगा, झंडा मिलेगा, बैनर मिलेगा। यानी अक्रॉस हरियाणा बीजेपी का संगठन धरातल पर तैयार हो चुका था। कांग्रेस के भीतर उनका वोट बैंक हो सकता है, लीडर हो सकते हैं, हमसे भारी हो सकते हैं, लेकिन वर्कर हमारा भारी था, संगठन हमारा उनसे अव्वल था। यही आई थिंक इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रीजन जिसने टिल्ट कर दिया इस चुनाव को। देखिए, वैसे तो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं और जब चुनाव लड़ा जाता है तो जीतने के लिए लड़ा जाता है और उसमें हर तरीके की रणनीति काम में आती है। लेकिन मैंने जो कहा, आपने गौर किया होगा कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में मैनेजमेंट, एक आजकल इलेक्शन भी इंजीनियरिंग हो गया। ये कांग्रेस को भी समझने की चीज है कि जिस पे इमारत खड़ी होती है तो बुनियाद मजबूत होगी। तो हमने एक मैनेजमेंट के पार्ट को दुरुस्त किया। जो लोकसभा का मेरा अनुभव था उसको विधानसभा में उस कमी को ठीक किया, हमने दुरुस्त किया। तीसरा कैंपेन है, हमारा कैंपेन धीरे धीरे मोमेंटम लिया। वो पहले से ही पदयात्राएं कर रहे हैं, बाकी सब वो करते रहे, लेकिन हमने बहुत तरीके से उसको किया। एक जो उसका मेन जो पार्ट है स्ट्रेटेजी का, कि जो मैंने कहा बहुत सारी चीजें थी कि हमारा अपना वोट पोलिंग स्टेशन तक लोकसभा में नहीं पहुंचा, विधानसभा में कैसे पहुंचे। तो बड़ी रैली की बजाय हमारा फोकस ये था कि हम दरवाजे तक जाएं कैसे। लोगों ने लोकसभा में कंप्लेंट की कि इस बार बीजेपी के लोग वोट मांगने नहीं आए, पर्ची बांटने नहीं आए। ये छोटी चीज थी लेकिन इसका असर बड़ा था। इस अप्रोच ने हमारा 2 से 7% वोट सीधा बढ़ाया है। पार्टी का जीतने का जो विनिंग मार्जिन है उसको इस चीज ने बढ़ा लिया। इसलिए कुल मिलाकर ये मल्टीपल फैक्टर थे, लेकिन
मैं इसको कंक्लूजन में कहूं तो लास्ट में कोई बात यदि कंक्लूड करूं तो उसमें स्ट्रेटेजी एक पार्ट है कि जिसमें हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जो हम जीतने वाले थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जो फोकस की जा सकती है। वो हमारी टीम हरियाणा के साथ, टीम इंडिया के साथ हम लोगों ने उसको शेयर किया कि हमें ये टारगेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतना है। और आप सरप्राइज करेंगे कि जो मैंने कहा कि हुड्डा जी के ससुराल हमने जीती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी मान लीजिए मेरे जिम्मे थी, सोनीपत जिम्मे था, सोनीपत में 0 सीट थी, 4 जीती हमने। कुल मिलाकर उसमें स्ट्रेटेजी का जो पार्ट था वो बड़ा था। जी। और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है पॉलिटिक्स में। जब सारे एग्जिट पोल, सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे जो पॉलिटिकल दिग्गज अपने आप को एनालिस्ट मानते हैं, सबने कह दिया कि हरियाणा तो कांग्रेस की तरफ ही जाएगा, हवा इतनी तेज है, तो वो उस समय उस नॉइज को इग्नोर करके काम करते रहना, वो कैसे होता है? ये बड़ा चैलेंज था। कई बार नो डाउट उसमें ये भी होता था कि कलेजा धड़कता भी था कि एक बड़ी चुनौती है और हम जीतने के लिए लड़ते हैं, परिणाम अच्छे आने ही चाहिए। और हरियाणा स्टेट छोटा है पर उसका इम्पैक्ट अच्छा है। आज मैं देख रहा हूँ पूरे राजस्थान से लेके पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं में, इवन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में तो वहां के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। तो हमें ये लग रहा था कि बीजेपी ने हमें एक बड़ी चुनौती दी है, बड़ा टास्क दिया है, उसको हमें पूरा करना है। और मैं उस टीम का हिस्सा हूं, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि हम उसके पार्ट है, हम जीते। तो ये जरूर था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस जरूर था कि हम बराबर मुकाबले में रहेंगे और मुकाबले में 19-20 भी होंगे तो हम सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि 5 से 7 से लेके 10 तक कुछ इंडिपेंडेंट्स और दूसरी जो हमारी पार्टनर्स हैं वो जीतने वाले थे। तो एक कॉन्फिडेंस था कि सरकार हम बनाएंगे। इट इज एन अमेजिंग विक्ट्री, ये तो बिल्कुल ही कहना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको धन्यवाद देने से पहले, शायद बहुत से लोग जानते नहीं कि आप हैं राजस्थान के, लेकिन आपने अपना बेस पूरा रोहतक, सोनीपत, हरियाणा बनाया हुआ है बहुत दिनों से। और आपका बीच में सर्जरी भी हुआ। वी गिव यू द बेस्ट विशेस कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं एंड आपको कुछ मौका मिले रेस्ट करने का इतने इतने टाइट फाइट के बाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सतीश जी हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद सर। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.